यस यस। तो इन्होंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, नंबर 1 यस 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन वाला। थर्ड क्या है, केप्लर्स लॉ। एंड फोर्थ है वेरिएशन ऑफ जी। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे। जैसे आप कार में बैठे हुए हो तो कार जैसे जिधर मुड़ती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हो, तो जिधर मुड़ती है तो कौन से फोर्स की वजह से मुड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और जो बाहर की तरफ आप जाते हो वो फोर्स लगता है वो अपोजिट होता है, वो कौन सा फोर्स है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या मिला भाई, mv²/r। उसके बाद न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसके मुताबिक अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले मान लो सन, हमारा जो अर्थ है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। अभी डस्टर को जैसे जैसे हाइट पर लेके जाओगे, बहुत ज्यादा हाइट बढ़ाओगे, तो ये जो है ग्रेविटी, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो खिंचाव है कम होता जाएगा। इसको हम लोग यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मतलब एक को बढ़ाओगे, एक को खुशी होगी, दूसरे को क्या होगा, गम होगा, है कि नहीं। ये उल्टा आपका दुश्मन। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, अगर से मान लो इनका मास का प्रोडक्ट, मान लो अर्थ ले लिया जाए और या कोई दो ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, मार्कर ले लिया जाए और ये डस्टर ले लिया जाए, इनके मास को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशन फोर्स भी आपस में बढ़ेगा। इनको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। और कभी भी ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है वो सेंटर से सेंटर की तरफ लगता है, ये बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूटन ने ये रिलेशन दिया था, सिर्फ इसको रिलेशन बोलते हैं, Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू me/mO/d², ये रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन को इक्वेशन में चेंज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने ये रिलेशन दिया था ओरिजिनल वाला। ठीक है, ये रिलेशन को इक्वेशन में चेंज किया था। उसने बोला था ये कैपिटल जी भी आ जाना चाहिए, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। क्या बात है यार, 6.67। यस, ये कैपिटल जी की वैल्यू, ये कैपिटल जी क्या है भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद केप्लर्स लॉ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, लेकिन पहला और दूसरा लॉ दिया गया था 1609 में, और तीसरा दिया गया था 1621 में। ये केप्लर कौन था भाई, केप्लर था कौन, टिको, साइंटिस्ट था मालूम है, लेकिन टिको ब्राहे का भाई क्या था, असिस्टेंट था। ठीक है, टिको ब्राहे का असिस्टेंट था। जैसे ज्वाइन किया 1 साल बाद टिको ब्राहे चल गया है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ, सारा सल्तनत इसके हाथ में, केप्लर के हाथ में, सारी कहानी वहां से चालू होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ क्या दिया भाई, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट के मुताबिक क्या है कि कोई भी प्लेनेट, दुनिया का कोई भी प्लेनेट हो, वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। कैसे पाथ में, इलिप्टिकल होता क्या है, अंडाकार में। ठीक है, तो ये उस तरीके से पहला लॉ है। ठीक है, दूसरा लॉ है क्या भाई, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या है भाई, कि अगर कोई भी प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ घूमता है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। लेकिन जब सन, इन्होंने बता रहे थे जब सन क्या होता है, जब अर्थ के जो प्लेनेट के करीब होता है, जब कोई भी प्लेनेट सन के करीब होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब दूर होता है तो उसकी स्पीड घट जाती है, जिसकी वजह से इक्वल एरिया इक्वल टाइम में कवर कर पाता है। आगे हम लोग 11th में पढ़ेंगे तो ये इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे फार्मूला डिराइव करेंगे। तीसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या है कि अगर कोई भी प्लेनेट हो, सन के चारों तरफ पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है, उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मान लो अर्थ सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है भाई, 24 आवर अपने एक्सिस पर, और अगर वैसे देखा जाए तो कितना, 365 डेज। तो ये बात किसने बताया था, केप्लर ने। कब बताया था, 1621 में। ठीक है, 1621 में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वेरिएशन ऑफ जी। पक्का आता है भाई, वेरिएशन ऑफ जी। ये जी जो है कैसे बदलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बदलती कहां पर है, तो इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, हाइट पर बदलती है। हाइट पर जब जाओगे भाई, जैसे सैटेलाइट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होती है, तो जब हाइट पे ज्यादा जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात, अगर देखा जाए डेप्थ में जाने पर, जमीन के अंदर जाओगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, यहां तक कि सेंटर पे कितनी हो जाएगी, क्यों 0 हो जाएगी, जल्दी बता भाई। चारों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, वो बराबर खिंचाव खींचने लगता है, इसके सेंटर पे 0 हो जाती है। क्या बात है यार, एक मिनट, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पर कितनी होती है भाई, 0 होती है।
ठीक है। दूसरी बात, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड का मतलब क्या है कि अभी अर्थ को अगर देखा जाए दो पार्ट में बांटा गया है। एक इक्वेटर हॉरिजॉन्टली जो डिवाइड करता है आधा आधा पार्ट में, उसको इक्वेटर बोलते हैं, और जो वर्टिकली डिवाइड करता है अर्थ को, उसको पोल बोलते हैं। तो पोल से इक्वेटर की तरफ अगर आप जा रहे हो, पोल से इक्वेटर की तरफ, पोल कहाँ भाई? अंटार्कटिका, ऐसे जगह से, ठीक है। इक्वेटर मतलब अफ्रीका की तरफ जा रहे हो मान लो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी। और अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे पहली बात ये भी आपको याद रखना है कि अगर इक्वेटर से पोल, पोल से इक्वेटर, ये भी याद रखना है। तीन तरीके से इसमें कोई ना कोई तो आता ही है। वेरिएशन ऑफ जी, हाइट पर जाने पर भी घटेगा, डेप्थ में भी जाने पर भी घटेगा, और लैटिट्यूड मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पर घटेगा, और इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर बढ़ेगा। यही 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बाकी बातें फिर से नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, ओके।